जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्यामलाल चौधरी आज आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें पर्यावरण से संबंधित एक टॉपिक को कवर किया गया है। आप देखेंगे कि हर एग्ज़ाम में, चाहे वो आईएएस की हो, चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो, चाहे अदर कंपटीशन कोई से भी एग्ज़ाम देख लो, सभी में आज पर्यावरण जो है इन्वायरमेंट सब्जेक्ट का रोल बहुत बढ़ गया है। यानी आप देखेंगे आईएएस में भी कई बार 20 से 25 क्वेश्चन भी पर्यावरण से पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार से पीसीएस एग्ज़ाम में भी कई क्वेश्चन पर्यावरण से पूछे जाते हैं। और अभी बात करें अपन तो जैसे कि वर्ग 1, 2, 3 और जो भी एग्ज़ाम अभी शिक्षक संबंधित जो एग्ज़ाम है या अन्य जो पटवारी है, बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं, इन सभी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पर्यावरण सब्जेक्ट हैं और पर्यावरण से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहीं पर पर्यावरण से संबंधित आज एक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ मैं आपसे, मतलब विभिन्न जीव जंतुओं से संबंधित परियोजनाएँ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है कि विभिन्न जीव जंतुओं से संबंधित परियोजनाएँ कौन कौन सी परियोजनाएँ हैं और वो कब शुरू हुई और किस स्थान से शुरू हुई और उनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ये सभी अपन जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर पहले नंबर पर आप देखेंगे पहली परियोजना है जिसका नाम है हिम तेंदुआ। तो एक एक बात को समझते जाएंगे। नाम है हिम तेंदुआ, यानी कि एक तेंदुआ है पैंथर, और तेंदुआ कौन सा? हिम तेंदुआ। यानी कि स्पष्ट हो गया है कि वह तेंदुआ जो कि किधर पाया जाता है? हिम वाले इलाके, यानी कि बर्फ़ वाले इलाके, बर्फीले इलाके में पाया जाता है, उसे अपन बोलेंगे हिम तेंदुआ। तो हिम तेंदुओं को संरक्षित करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई जिसे हिम तेंदुआ परियोजना बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? हिम तेंदुआ परियोजना किसे बोलेंगे? वह परियोजना जिसमें हिम तेंदुओं को जो है संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, वो हिम तेंदुआ परियोजना कहलाती है, जो कि जनवरी 2009 में शुरू हुई है। दोस्तों कब शुरू हुई है? जनवरी 2009 में शुरू हुई है। साथ ही साथ देखेंगे किस स्थान से शुरू हुई है। तीसरा देखेंगे, तीसरा कॉलम क्या है? स्थान। तो वो है हिमालयी राज्यों में। अब नाम से स्पष्ट है दोस्तों, नाम क्या है? हिम तेंदुआ, इनकी ऐसा तेंदुआ जो कि हिम वाले इलाकों में पाया जाता है। तो हिम वाला इलाका कौन सा है भारत में? बताओ आप कौन सा है? वही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में हिम तेंदुआ परियोजना शुरू की गई है। आपको सोच लो, कोई अपने इधर थोड़ी करेंगे भाई, एमपी हुआ, राजस्थान हुआ, यहाँ पर तो हिम तेंदुआ पाया ही नहीं जाता है, तो यहाँ पर उनको संरक्षित करने के लिए योजना थोड़ी चलाएंगे क्या? किधर चलाएंगे अपन? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चलाएंगे। इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी तो नहीं दी गई है, ये मेन बातें आप ध्यान रख लेंगे। एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि हिम तेंदुआ परियोजना किन राज्यों में चल रही थी, आपको याद रखना है जो हिमालयी राज्य उनमें चल रही है। कब शुरू हुई थी? 2009 में। ठीक है, पहली बात खत्म हुई। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप किताब में ढूंढेंगे तो ये पूरा टॉपिक कम से कम 15 से 20 पेज में दिया गया है और आप उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने एक ही जगह एकत्रित कर दी है। सिर्फ एक ही पेज में आप देखेंगे कि सभी चीज़ें आ गई है। इसमें विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं भी आ गई है, वो कब शुरू हुई ये भी आ गया है, किस स्थान से शुरू हुई ये भी आ गया है, और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वह भी इसमें आ गए हैं दोस्तों। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप बिल्कुल इस पूरे वीडियो को देखिए और बहुत सारी आपको जानकारी इसमें मिलेंगी। ठीक है, तो आपसे जो है अगला देखेंगे, यहाँ पर दूसरी परियोजना है कस्तूरी मृग परियोजना। मृग का मतलब समझते हैं आप? वो हिरण है ना। तो कस्तूरी मृग परियोजना, इनकी जो कस्तूरी मृग है या कस्तूरी हिरण है उससे संबंधित परियोजना है। ये कब शुरू हुई थी दोस्तों? तो ये शुरू हुई थी दोस्तों 1970 के दशक में। क्यों शुरू की गई, समझ में आ गया आपको? कोई भी परियोजना जो जीव जंतु संबंधी वो इसलिए शुरू की जाती है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। इनका संरक्षण क्यों जरूरी? क्योंकि इनकी संख्या कम हो रही है धीरे धीरे। अगर अपन मनुष्य की भी संख्या भी धीरे धीरे कम होती थी, इनके भी संरक्षण के लिए योजना चला दी जाती, लेकिन अपने की संख्या कम हो ही नहीं रही है। मनुष्य की संख्या तो क्या हो रही? बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है ना। इसलिए परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं, है ना। चलो, तो कस्तूरी मृग परियोजना यानी कि कस्तूरी मृग को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए शुरू की गई। कब शुरू की गई? 1970 के दशक में। और आप देखेंगे तत्कालीन यूपी में, यानी कि उस समय यूपी में शुरू की गई थी। और अभी तो यूपी आपने देखा होगा 2 भागों में बढ़ गया, यूपी और उत्तराखंड। तो उत्तराखंड अभी उत्तराखंड में है कि केदारनाथ अभ्यारण्य से, यानी कि अभी जो उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से, यानी कि उस समय के यूपी के केदारनाथ अभ्यारण्य से ये परियोजना शुरू की गई। और आप देखेंगे, आप कस्तूरी मृग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे, विशेष में लिख रखा है नीचे, देखेंगे आप क्या लिख रखा है कि केवल नर मृग में ही पाई जाती है। यानी कि कस्तूरी जो मृग, यानी एक प्रकार की औषधि है ना, तो ये केवल नर मृग में ही पाई जाती है। दूसरी बात, औषधि महत्व है इसका। ठीक है, और शिकारी देवी अभ्यारण्य जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और बद्रीनाथ अभ्यारण्य जो कि उत्तराखंड में है। पुनः याद करेंगे दोस्तों, कस्तूरी मृग जो है ये कौन, मतलब कस्तूरी जो पाई जाती है एक प्रकार की औषधि है। कस्तूरी क्या एक प्रकार की औषधि है, किस में पाई जाती है? नर मृग में पाई जाती है। ठीक है, और ये कहाँ पर पाया जाता है कस्तूरी मृग? तो ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश के शिकारी देवी अभ्यारण्य में और
उत्तराखंड के बद्रीनाथ अभ्यारण्य में। ठीक है दोस्तों, दोनों ये परियोजना याद हो गई आपको। पहले अपनों ने पढ़ी हिम तेंदुआ परियोजना जो कि जनवरी 2009 में शुरू हुई, और ये कस्तूरी मृग परियोजना जो कि 1970 में शुरू हुई। ठीक है, वो हिमालयी राज्यों में चल रही है, और ये आप देखेंगे ये यूपी या उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से शुरू हुई है। ठीक है दोस्तों, अगली परियोजना है अपनी लाल पांडा परियोजना। अब लाल पांडा ये भी आपने देखा होगा, ये भी एक क्या है, जीव है। ठीक है, तो लाल पांडा परियोजना किस लिए शुरू की गई भाई? लाल पांडा जो है इसको बचाने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए शुरू की गई है ना। ये कब शुरू की गई? तो 1996 में, यानी कि 1996 से मतलब क्या है, यानी कि 1996 में शुरू हुई। और कहाँ पर शुरू हुई है? पूर्वी हिमालयन क्षेत्र में। पूर्वी हिमालयन क्षेत्र कौन सा है? मतलब जो पूर्वी हिमालयन क्षेत्र है ना, जैसे अपन देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, है ना, इस साइड में। और ये किसके सहयोग से शुरू की गई? ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो लाल पांडा परियोजना किसके सहयोग से चल रही है दोस्तों? तो ये चल रही है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड, है ना, ये ध्यान रखना आपको। तो इनके सहयोग से शुरू की गई है। और आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में इसे केड बियर, किसे? लाल पांडा को। तो लाल पांडा को कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इसे केड बियर कहा जाता है। ठीक है, और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। बात समझ में आई आपको? किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? समझ में आया आपको? अपन बात कर रहे हैं लाल पांडा के बारे में। तो लाल पांडा कहाँ पर पाया जाता है? एक तो अरुणाचल प्रदेश में इसे केड बियर कहते हैं, और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। और अगर बात करें लाल पांडा, तो IUCN जो है ना, इस IUCN के संकटग्रस्त सूची में है ये, और साइट्स के अपेंडिक्स सूची फर्स्ट में है। याद रखना दोस्तों। ठीक है, अपन कितनी परियोजना कर चुके हैं? 3 परियोजना। चौथी परियोजना है गेंडा परियोजना, जो कि 1987 में शुरू हुई थी। ठीक है, और असम के मानस, काजीरंगा तथा पश्चिम बंगाल के जालदापाड़ा जो है अभ्यारण्य, इसमें मुख्य शरण स्थल है इनकी। किन की दोस्तों? गेंडा की। यानी कि गेंडा परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? गेंडा परियोजना असम के मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा तथा पश्चिम बंगाल के जालदापाड़ा मुख्य शरण स्थल में शुरू की गई है। अब बात करेंगे अपन किसके बारे में? गेंडे के बारे में। तो गेंडे के बारे में आप महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि एक सींग वाले गेंडे केवल भारत में ही पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक सींग वाले जो गेंडे हैं ना, केवल भारत में पाए जाते हैं, भारत के अलावा किसी भी देश में नहीं पाए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो इनका एक सींग जो होता है ना, उस सींग का उपयोग औषधि के निर्माण में होता है। सींग का उपयोग कहाँ पर होता है? औषधि के निर्माण में होता है। और जब औषधि के निर्माण में उपयोग होगा दोस्तों, तो लोग क्या करेंगे? इसका शिकार करेंगे, और शिकार करने के कारण इनकी संख्या क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और जब कम होती जाएगी, इसीलिए इसका संरक्षण किया जा रहा है। और इसीलिए देखो लिखा हुआ है इंडियन राइनो विजन 2020, यानी कि इनको बचाने के लिए इंडियन राइनो विजन 2020 चलाया गया है। राइनो का मतलब वही है ना, एक सिंग वाला गेंडा। तो ये जो इंडियन राइनो विजन है, ये किसके सहयोग से चल रहा है? तो आप देखेंगे असम वन विभाग प्लस बोडो स्वायत्त परिषद, ये इन दोनों के मिलकर इंडियन राइनो विजन चल रहा है ना। समझ में आ रहा है आपको? फिर दूसरी बात है WWF इंडिया और प्लस अंतर्राष्ट्रीय राइनो जो है बोर्ड, ये दोनों इसका सहयोग भी मिला हुआ इन दोनों का। अगला क्वेश्चन है, मतलब आप देखेंगे अगली परियोजना मगरमच्छ संरक्षण परियोजना है ना। मगरमच्छों के संरक्षण से संबंधित परियोजना है, जो कि 1974 में शुरू की गई थी। और ओडिशा का भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद करते जाना दोस्तों कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कहाँ पर है? ओडिशा में। तो यहीं से ये परियोजना शुरू हुई थी। कौन सी? मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। और आप देखेंगे एक केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान है, जो कि कहाँ पर है? हैदराबाद में। ये याद रखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में। क्या? कि केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। और ध्यान रखना सर्वाधिक मगरमच्छ अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलग अलग अभ्यारण्य होते हैं, तो ये मगरमच्छ से संबंधित अभ्यारण्य तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में ही है ना। तो सर्वाधिक मगरमच्छ अभ्यारण्य कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और देखेंगे आप सन 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता से ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। अब FAO क्या है और UNDP क्या है आप जानते होंगे। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये दोनों संस्थाएं हैं विश्व स्तर पर, है ना। ये संस्था इन दोनों के सहयोग से ही क्या चल रहा है? ये परियोजना चल रही है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हंगुल परियोजनाएं। अब छठी परियोजना पर आ गए अपन। अभी तक देखें, ऊपर देखेंगे अपन 5 परियोजनाएं कर चुके हैं। हिम तेंदुआ जो कि 2009 में शुरू हुई, कस्तूरी मृग परियोजना जो कि 1970 के दशक में शुरू हुई, लाल पांडा परियोजना जो कि 1996 में शुरू हुई, गेंडा परियोजना जो कि 1987 में शुरू हुई, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना जो कि 1974 में शुरू हुई, है ना। इस प्रकार से अपन छठे पे आ गए हैं हंगुल परियोजना। ठीक है,
हंगुल से संबंधित है ये। 1970 के बाद शुरू हुई थी ये। और कहाँ से हुई थी? जम्मू कश्मीर सरकार ने IUCN तथा WWF के साथ मिलकर शुरू की थी इसे। इसके बारे में जानकारी रखना आप ध्यान से, है ना। ये जानकारी याद रखना आप कि जम्मू कश्मीर सरकार ने IUCN तथा WWF के साथ मिलकर शुरू की थी। आप बोलेंगे हंगुल कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर की तरफ पाए जाते हैं, इसीलिए जम्मू कश्मीर सरकार ने WWF के साथ मिलकर ये शुरू करी थी। ठीक है, अब महत्वपूर्ण जानकारी याद रखना, किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? हंगुल के बारे में। देखो हंगुल को क्या कहा जाता है? इसे कश्मीरी स्टेक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पॉइंट। कश्मीरी स्टेक किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, याद रखना हंगुल को बोलते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना ये हंगुल ही जम्मू एंड कश्मीर का राजकीय पशु है ना। जम्मू एंड कश्मीर का राजकीय पशु भी है। और ये क्या है? ये केवल जम्मू कश्मीर के दच्चीग्राम है ना, दच्चीग्राम वहाँ पर एक अभ्यारण्य है जम्मू कश्मीर के, वहीं पर पाया जाता है। मतलब अब ये केवल जम्मू कश्मीर के दच्चीग्राम में ही पाया जा रहा है, इसके अलावा और कहीं नहीं पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। हंगुल परियोजना यानी कि हंगुल से संबंधित 1970 में शुरू हुई थी और जम्मू कश्मीर सरकार ने IUCN तथा WWF के साथ मिलकर इसे शुरू किया था। और इसको कश्मीरी स्टेक भी कहते हैं और जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है ना। और अभी ये केवल जम्मू कश्मीर के दच्चीग्राम में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आप सभी। अगला है गिद्ध संरक्षण परियोजना। नाम से स्पष्ट है, यानी कि गिद्धों को संरक्षित करने के लिए परियोजना शुरू की गई। 7वें नंबर पर देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है, गिद्ध संरक्षण परियोजना। ये कब शुरू हुई थी? याद रखना दोस्तों, पूछा गया है कई एग्जाम में। 2006 में शुरू हुई थी। और ध्यान रखना किसने शुरू किया था? हरियाणा वन विभाग प्लस बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी, है ना। हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, और ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गिद्ध संरक्षण परियोजना। ये पूछा भी गया है। सेव कार्यक्रम, है ना। तो सेव कार्यक्रम किससे संबंधित है? याद रखना, सेव कार्यक्रम किससे? गिद्ध से संबंधित है। ये पूछा गया है एग्जाम में, सेव कार्यक्रम गिद्ध से संबंधित है। और आपने ध्यान रखा होगा, ये क्यों आपने देखा होगा कि एक डिक्लोफेनेक दवा आती थी, है ना, जो क्या करती थी? पशुओं को दी जाती थी उनके दर्द निवारण के लिए। लेकिन वही दवा जब पशु मर जाते थे तो वो गिद्ध जब उनको खा लेते थे तो गिद्ध की भी मृत्यु हो रही थी इसके कारण। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि डाइक्लोफेनेक दवा जब अपन पशुओं को देते हैं और जब वो पशु मर जाते हैं, उसके पश्चात जब ये गिद्ध जब उनको खाते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी मृत्यु हो रही थी। इस कारण से इसको अब क्या कर दिया गया है? डाइक्लोफेनेक दवा को बंद कर दिया गया है और इसकी जगह मेलोक्सिकम दवा जो है इस प्रकार से उपयोग में इसके की जा रही है। और ये संख्या इनकी कम कहाँ देखी गई थी? सबसे पहले तो राजस्थान के जो केवलादेव अभ्यारण्य है, याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवलादेव अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो ये केवलादेव में ही, राजस्थान में इनकी संख्या कम पहली बार होती देखी गई थी, इसीलिए ये परियोजना गिद्ध संरक्षण परियोजना शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, एक एक बात याद रखते जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला है 8वां है समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट। क्या नाम है? समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट। यानी कि जो समुद्री कछुए होते हैं उनके संरक्षण के लिए शुरू की गई। और कब शुरू की गई? 1999 में शुरू की गई। और भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून से शुरुआत हुई थी इसकी। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। और वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप आगे देखेंगे कि MOEFCC प्लस UNDP द्वारा शुरू की गई है। याद रखना, अब MOEFCC क्या है? तो आप ध्यान रखना ये क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्लस UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र, है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा शुरू की गई थी ये योजना, है ना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और अपना जो पर्यावरण मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा शुरू की गई है समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट। और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में, है ना, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर समुद्री कछुआ ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उनको संरक्षित करने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। साथ साथ शीत के समय घोंसले बनाने के लिए ये प्रवास भी करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते भी है। और विशेष करके ठंड के समय में ये आते हैं। कहाँ पर? उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में आते हैं। तो इनको संरक्षण के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है? समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट। कब शुरू हुआ दोस्तों? ये 1999 में। ठीक है, अगला बढ़ेंगे अपन 9वें प्रोग्राम पे आ गए हैं। 9वां प्रोग्राम है अपना, मुश्किल से 1-2 प्रोग्राम और बचे हैं दोस्तों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, याद रखना। अगला प्रोग्राम है गंगा डॉल्फिन संरक्षण प्रोजेक्ट, यानी कि गंगा में एक डॉल्फिन पाई जाती है, उसे बोलते हैं गंगा डॉल्फिन, और इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको बोलते हैं गंगा डॉल्फिन संरक्षण प्रोजेक्ट। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ये भागलपुर में इनके संरक्षण के लिए एक डॉल्फिन अभ्यारण्य भी बनाया गया है। कभी पूछ लिया जाएगा कि डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया गया है, तो दोस्तों वो बनाया गया है भागलपुर में। ठीक है, WWF भारत के यूपी में, है ना, यानी कि उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन संरक्षण हेतु कार्यक्रम चला रहा है। यानी कि WWF वर्ल्ड वाइड फंड जो है ये अपने यूपी में डॉल्फिन संरक्षण हेतु कार्यक्रम भी चला रहा है। और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये है, गंगा डॉल्फिन के बारे में सुन लें दोस्तों।
राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है इसको। किसको? अपना राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन है दोस्तों। तो राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। और किसने घोषित करा है? अपने ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव किसने घोषित करा है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जो MOEFCC है ना, इसका नाम है हिंदी में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है किसको? गंगा नदी डॉल्फिन को, ठीक है। अगला है भारत, नेपाल तथा बांग्लादेश की, यानी कि भारत, नेपाल और बांग्लादेश की आप देखेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी तंत्र में पाए जाते हैं। इनकी भारत, नेपाल और बांग्लादेश से तीनों देश हैं। उन तीनों देश में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी बहती हैं और इनके तीनों के तंत्र में ये विशेष रूप से पाई जाती है। क्या? ये अपना गंगा नदी डॉल्फिन। और इनकी संख्या बात करें अपन तो लगभग 2000 के करीब ही रह गई है, ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में इसे संरक्षित किया गया है। और ध्यान रखना दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में जो है इनका शिकार करना बहुत ही वर्जित है और बहुत ही ज़्यादा जुर्माना लग सकता है अगर इसका शिकार भी आप करते हो तो, ठीक है। अगला है दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। ये 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था और 16 राज्यों में चल रहा है, ठीक है। इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी ये है कि एलिफेंट रिजर्व बनाए गए बहुत सारे इसके लिए, और हाथी गलियारा, यानी कि 88 हाथी गलियारे अपने देश में बनाए गए हैं। हाथी गलियारे से मतलब क्या है? मतलब हाथी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुजर सके। बीच में अगर रोड आ रहा है तो वहाँ पर उनके लिए एक छोटा सा गलियारा बना दिया जाता है ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जा सके, है ना। बोलते हैं ना, मतलब मेन और इनकी जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सके, इनके बीच लड़ाई ना हो सके। कई बार क्या होता है कि बीच में सब अगर रास्ता नहीं है तो बीच में से अगर हाथी निकलते हैं तो कई बार क्या झड़प हो जाती है, किसी वाहन से टकरा जाते हैं, या तो हो सकता है मनुष्य की मृत्यु हो जाए या फिर इन जानवरों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये हाथी गलियारे बनाए गए ताकि हाथी आराम से निकल सके। हाथी दांत व अन्य अंगों हेतु इनका शिकार भी किया जाता है। आपने देखा होगा हाथी के दांत होते हैं ना, वो बड़े बड़े दांत होते हैं, तो आपने देखे होंगे। इन हाथी दांत की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए लोग क्या करते हैं? इनका शिकार करते हैं। इसीलिए इसको संरक्षित करने के लिए एलिफेंट रिजर्व या हाथी गलियारे बनाए गए हैं। आप देखेंगे विशेष करके हाथी जो हैं ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? ओडिशा। याद करेंगे, अगर मैप आपको याद है इंडिया का, ध्यान देंगे पूर्व साइड देख लो इंडिया की, है ना, वहाँ पर ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ आपको दिखाई देगा यहाँ, है ना। तो यहाँ पर क्या है? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में एक तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हाथी पाए जाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कोयला, लोह अयस्क, ये भी सबसे ज़्यादा मात्रा में ही पाया जाता है। तो लोग क्या करते हैं? वहाँ पर खनन भी करते हैं। जब वहाँ खनन करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं? उन हाथियों के आवास को वे नष्ट करते हैं। तो इससे दिक्कत वाली बात है, इसीलिए जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट भी शुरू किया गया। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं उन्होंने कितने प्रोग्राम, 10 प्रोग्राम जो है परियोजनाएं जो है ख़त्म कर दी हैं। एक बार रिवीजन कर लेंगे सिंपल सा। हिम तेंदुआ कब शुरू हुई? जनवरी 2009 में। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में। लाल पांडा परियोजना 1996 में। गेंडा परियोजना 1987 में। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 में। हंगुल परियोजना 1970 के बाद शुरू की गई और गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में। समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट 1999 में और गंगा डॉल्फिन संरक्षण परियोजना ये 2009 के आसपास में शुरू हुई थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट, है ना। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये भी 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अब लास्ट बची है दोस्तों इसके बाद में, हाँ एक बार ध्यान रखना, एलिफेंट से संबंधित कुछ कार्यक्रम वहाँ पर जगह कम थी तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि माइक कार्यक्रम, है ना। ये माइक कार्यक्रम भी किससे संबंधित है? जैसे आपने देखा होगा सेव कार्यक्रम, सेव कार्यक्रम किससे संबंधित था? आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों है, यहाँ पर जो सेव कार्यक्रम था किससे संबंधित? गिद्ध से संबंधित था। इसी प्रकार से माइक कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये एलिफेंट से संबंधित है, ठीक है। ये 2003 में शुरू हुआ था, है ना। तो इस प्रकार से आप ये बहुत सारी जानकारी याद रख सकते हैं। और इसी प्रकार से एक अभियान और चला गया, हाथी मेरे साथी अभियान, है ना। हाथी मेरे साथी अभियान, इसमें जो है इसमें एक शुभंकर रखा गया है ना। शुभंकर भी इसमें रखा गया है। इस शुभंकर को नाम दिया है गज्जू। क्या दिया है? गज्जू। तो गज्जू किसको बोला है? हाथी को बोला है। और ये भी अपने जो है पर्यावरण मंत्रालय और WTI जो एक संस्था है उसके दोनों के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आपने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है? एलिफेंट के बारे में, कब शुरू हुई और कौन कौन से राज्यों में चल रही है और उसके साथ साथ में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। और लास्ट बचा है दोस्तों आपका प्रोजेक्ट टाइगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ दोस्तों? ये सन 1973 में शुरू हुआ। किसके तहत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही 1973 में शुरू किया गया। यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये क्वेश्चन भी आया है कि कब आया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो था, इसी के तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया है। और दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि अपने देश में लगभग 50 टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है। देश में कितने टाइगर रिजर्व है? 50 टाइगर रिजर्व हैं। और आप देखेंगे कि 2014 में इनकी संख्या 2226 थी, है ना। जो कि अभी जो आंकड़ा आया है, अभी जो जनगणना इनकी जो गणना हुई
जनगणना नहीं दोस्तों, इनकी जो गणना हुई इस गणना में 2967 बताए गए हैं, यानी कि 2967 है ना, इतनी इनकी जनसंख्या मतलब इनकी संख्या पाई गई है। ठीक है, अब 2500 से ऊपर हो गई है मतलब। तो विश्व स्तर पर है ना, अगर बात करें 1900 में इनकी संख्या 1 लाख थी। विश्व स्तर पर 1900 में इनकी संख्या 1 लाख थी दोस्तों, मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी इनका शिकार हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर रहा हूँ मैं, इनकी टाइगर को काफ़ी शिकार हुआ है। जहाँ 1900 में इनकी संख्या 1 लाख से कहीं ज़्यादा थी, वहीं अपन देखेंगे अभी लगभग 4000 4,500 के आसपास ही विश्व अभी हैं पूरे विश्व में। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी और आश्चर्य होगा और अपने आप को गर्व भी होगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, अपने भारत में पाए जाते हैं दोस्तों। बहुत ही गर्व वाली बात है दोस्तों कि विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर अपने भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, कितने, अगर 4,500 5,000 के आसपास पूरे विश्व में है तो उसमें से 2967 यानी कि 3,000 के आसपास तो अपने देश में ही हैं। और उसमें भी अपने देश में सबसे ज़्यादा टाइगर अभी किस में है, एमपी में, यानी एमपी में सबसे ज़्यादा है, फिर कर्नाटक में और फिर उत्तराखंड में। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपन देखते हैं। जैसे आप देखेंगे NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये जो है पर्यावरण जो मंत्रालय इसके अधीन एक संगठन है, वो गठित किया गया है। ठीक है, कभी पूछ लिया गया था क्वेश्चन कि NTCA क्या है। NTCA क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है, एक संविधिक निकाय है। और आप देखेंगे ये क्वेश्चन UPSC ने 2017-18 के आसपास पूछ लिया था। कौन सा वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये कि एम स्ट्राइप किससे संबंधित है। तो एम स्ट्राइप किससे संबंधित दोस्तों, एम स्ट्राइप संबंधित है टाइगर के संरक्षण से। ये पूछा गया है, देखना आप UPSC के, है ना, 2017 के जो प्रीलिम्स में पूछ लिया गया था कि एम स्ट्राइप किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये एम स्ट्राइप एक प्रकार का ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से बाघों के प्रोजेक्ट जो है, ये टाइगर जो होते हैं, इन टाइगरों का संरक्षण किया जाता है, इनकी निगरानी की जाती है ना, देखरेख की जाती है। फिर आगे बढ़ेंगे अपन। बाघों की गणना के लिए 2 विधियाँ हैं, एक है पगमार्क विधि और एक कैमरा ट्रिप विधि। पगमार्क विधि में क्या होता है दोस्तों कि पगमार्क विधि में उनके पाँव के निशान देख करके उनकी गणना की जाती है। तो आप खुद सोचो, अगर उनके पाँव के निशान देखकर गणना करेंगे तो कहीं की गलती होने की संभावना हो सकता है। एक ही जो शेर के जो या टाइगर के जो निशान अपन बार बार गिन सकते हैं, इसलिए कैमरा ट्रिप विधि भी है, ये वैज्ञानिक विधि। पूछ लिया जाता है कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है, तो अधिकतर ये कैमरा ट्रिप विधि आजकल इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इससे गणना करना आसान है। और वैश्विक टाइगर फोरम की शुरुआत 1993 में भी की गई थी, 1993 में, और दिल्ली सम्मेलन भी इसके संबंध में हुआ था। ध्यान रखना, MP फिर टाइगर स्टेट बन गया है, जहाँ पर 526, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। कौन सा, ये कि MP क्या हो गया, टाइगर स्टेट हो गया। यहाँ पर 526, कितने, 526 टाइगर हैं। और उसके बाद में इससे 2 ही कम, 524 से, मतलब 526 यहाँ पर है MP में, और 524 कर्नाटक में है दोस्तों। कहाँ पर है, कर्नाटक में। और उत्तराखंड में 442 है। इस प्रकार से याद रखना, और कुल संख्या भी याद रखना 2967 है ना, 2967। तो ये इस प्रकार से सभी महत्वपूर्ण परियोजनाएं दोस्तों मैंने आपको करवा दी है। आप चाहें तो एक बार पुनः रिवीजन भी कर सकते हैं कि क्या क्या मेन बातें थी, है ना। जब रिवीजन आप पुनः इसी प्रकार सबको याद करना चाहिए, ताकि याद रखने में आसान होगी। एक बार पुनः आप देख लेंगे ना इस वीडियो को, अगर आपको कहीं दिक्कत आई है, मैं पहले ही वीडियो बना रहा हूँ पढ़ाई से संबंधित, इसी प्रकार का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं बिल्कुल आगे भी बनाता रहूँगा। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको रिवीजन करना है तो पुनः इसको देख लीजिए, आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर आपने कभी ये चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आपको बहुत ही अच्छी समझ में आएगी। ठीक है, अगर नहीं पढ़ रखी है तो नो डाउट पहली बार में हो सकता है कोई दिक्कत हो, क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, कम से कम 20-25 पेज जो थे, है ना, उन सभी को सिर्फ मेन बातें यहाँ पर लिख ली। और एक ही पेज में आप देखेंगे, देखो यहाँ पर एक ही पेज में मैंने सभी परियोजनाएं लिख दी दोस्तों। यहाँ पर परियोजनाएं मिलेगी आपको, महत्वपूर्ण उनके जो सन है, कब प्रारंभ हुई ये भी मिलेगा, किस स्थान से शुरू हुई ये भी मिलेगा, और कुछ विशेष बातें उनके बारे में वो सभी आपको मिलेगी। तो दोस्तों अपन एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्विक रिवीजन में आपको करवा देता हूँ। जैसे कि अपन बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की, है ना। तो प्रोजेक्ट टाइगर सोचो, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, 1973 में शुरू हुआ। ठीक है, अपने यहाँ पर 50 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, अपन देखेंगे 3000 के आसपास इनकी संख्या है, 2967 है। MP फर्स्ट स्थान पर है, सेकंड स्थान पर क्या है, कर्नाटक है 524 के साथ में, MP 526 है। और अब यूके की बात करेंगे तो उसमें 442 है। ये महत्वपूर्ण बात होगी। और एम स्ट्राइप किससे संबंधित है, टाइगर संबंधित। फिर कुछ महत्वपूर्ण बात प्रोजेक्ट एलिफेंट संबंधित, ध्यान रखना 1992 में शुरुआत हुई, 16 राज्यों में चल रहा है। एलिफेंट रिजर्व भी बनाए गए हैं, हाथी गलियारे भी बनाए गए हैं। हाथी दांतों का ज़्यादा ये होता है, क्योंकि इनका उपयोग होता है, इस वजह से इसका शिकार होता है। और विशेष करके उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर कोयला और लोह खनन पाया जाता है, वहाँ पर ये पाया जाता है, इस कारण इनका अधिक शिकार होता है। और इसीलिए ये परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट भी शुरू की गई है। ठीक है, और माइक कार्यक्रम किससे संबंधित है, ये भी एलिफेंट से संबंधित। फिर अगला देखेंगे दोस्तों गंगा डॉल्फिन, 9वां नंबर देखेंगे। गंगा डॉल्फिन संरक्षण प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, भागलपुर में इनके संरक्षण के लिए डॉल्फिन अभ्यारण्य भी बनाया गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है इसको। भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी तंत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। फिर अपन देखेंगे समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट, तो कब शुरुआत हुई थी दोस्तों,
1999 में शुरुआत हुई थी, ठीक है। और भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून से शुरुआत हुई थी, ठीक है। और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें हो गई। फिर आगे बढ़ेंगे। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? 2006 में शुरू हुई। हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन दोनों के द्वारा शुरू की गई। और सेव कार्यक्रम जरूर याद रखना। सेव कार्यक्रम किससे संबंधित है? गिद्ध से संबंधित है, ठीक है। और डिक्लोफेनिक जो दवा है ना, इसके कारण ये मर रहे थे, तो गिद्ध मर रहे थे इसके कारण, तो ये दवा आपको याद रखना है। इसके कारण इसको बंद कर दिया गया है। और राजस्थान के केवलादेव में पहली बार देखा गया है गिद्ध की संख्या कम हो रही है। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे अपन। हंगुल परियोजना, तो हंगुल परियोजना 1970 के बाद शुरू हुई थी। और विशेष करके जम्मू कश्मीर सरकार ने इसमें सहयोग करके शुरू किया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, इसलिए इसे जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी बोला गया है। कश्मीरी स्टेक भी इसे कहते हैं, ठीक है। और ये अभी जो है जम्मू कश्मीर के केवल दची गांव में ही पाया जाता है। फिर मगरमच्छ संरक्षण परियोजना देख लो, 1974 में शुरू हुई थी। और ओडिशा का भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर से शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। और केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में ही है। और सर्वाधिक मगरमच्छ अभ्यारण्य भी आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बातें होगी। फिर आ जाते हैं गेंडा परियोजना में, क्योंकि देखो मैं रिवीजन कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मैं स्पीड से बोल रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन में से अपन उसको बार बार दोहरा रहे हैं। तो गेंडा परियोजना कब शुरू हुई? 1987 में शुरू हुई थी, है ना। असम के मानस, काजीरंगा तथा पश्चिम बंगाल के जालदापड़ा में ये शरण स्थली है इनकी, ठीक है। और इंडियन राइनो विजन इनके संबंध में चल रहा है। और एक सिंग वाले गेंडे केवल भारत में ही पाए जाते हैं। और इनका जो है औषधि महत्व भी होता है इसके सिंग का, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। लाल पांडा परियोजना 1996 में शुरुआत हुई थी और WWF के सहयोग से चल रही है। अरुणाचल प्रदेश में इन्हें केड बेयर कहा जाता है। और विशेष करके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग यानी कि उधर पाए जाते हैं, ठीक है। फिर एक कस्तूरी मृग परियोजना दोस्तों, जो कि 1970 के दशक में शुरुआत हुई थी। और तत्कालीन यूपी यानी उत्तराखंड केदारनाथ अभियान से शुरू हुई थी। और ये कस्तूरी कहाँ पाई जाती है? केवल नर मृग में पाई जाती है। इसका औषधि महत्व है। और सिकावी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश और बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड में जो है ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। और लास्ट बचा है पहला हिम तेंदुआ, जो कि जनवरी 2009 में शुरू हुई थी। और हिमालयी राज्यों यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। मैं इसी प्रकार की वीडियो आप तक लाता रहूँगा। अगर इसका देखता हूँ मैं किस प्रकार का रिस्पॉन्स इसका आता है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका अगला वीडियो जरूर बनाऊँगा। इसी प्रकार से मैं आपके धीरे धीरे ये पर्यावरण सब्जेक्ट पूरा करके अगला सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाऊँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।